Good morning students, welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today we are going to learn a very important topic of grammar, that is present continuous tense. And this tense is used so much by all the users and by all students. प्रोफ्यूज मात्रा में इस टेंस का यूज़ हम करते हैं. वी यूज़ दिस टेंस इन आवर डेली लाइफ. तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस टेंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेंस है. इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे. इस टेंस की 3 नाम हैं. पहला नेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकेंड नेम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और थर्ड नेम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. एंड वी इन हिंदी वी कॉल इट वर्तमान अपूर्ण काल अथवा तात्कालिक वर्तमान काल. अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वे कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 सिचुएशंस इन विच वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. 3 स्थितियां होती हैं जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं. मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है. पहला जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सिचुएशन है, वो ये है कि वर्तमान समय में वर्क कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा. अर्थात वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम, दिस समय, इस समय वर्तमान काल में वाक्य जारी रहेगा, हो रहा है. जैसे चल रहा है, हो रहा है, ऐसा लगेगा कि वर्तमान समय में वाक्य का जारी रहना पाया जाएगा. जैसे हम सभी लोग इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है इस वाक्य को देख करके कि इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ने का कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं. ये वर्क कॉन्टिन्यूएशन में है एट प्रेजेंट टाइम. दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ऐसा नहीं है कि वर्क पूरा हो गया ऐसा सिम्पटम रहेगा. अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ना हम लोगों का पूरा नहीं है, इसलिए ये वर्क इन द मिडल है. कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है, कुछ समय और लेगा. इसीलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस कहा गया है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि वर्तमान समय में कार्य अपूर्ण है, पूरा नहीं है. जैसे वह सो रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सोने का काम चल रहा है लेकिन अभी वो कॉन्टिन्यूएशन में है, सोना अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी सोने का काम प्रोग्रेस में है, वह लिख रही है. वर्तमान समय में कार्य जारी है लेकिन लिखने का काम प्रोग्रेस में है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो मैंने पहले स्थिति बताया आपको कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, हो रहा है, यह जब स्थिति रहेगी तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा. इसमें मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, संकेत दिया कि वह कार्य पूरा नहीं हो गया, वह मिडल में है. जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम पूरा नहीं हुआ. सेकेंड जो सिचुएशन होती है, सेकेंड सिचुएशन वो फ्यूचर प्लान को लेकर के होती है. हाँ, अब आप चौंकेंगे कि प्रेजेंट की सर बात कर रहे हैं और यहाँ फ्यूचर प्लान. जी हाँ, बिल्कुल सही है. यदि आपकी कोई योजना है जिसे आप भविष्य में करने जा रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे आज शाम को हम मिलने जा रहे हैं, या आज शाम को हम 5 बजे मिल रहे हैं. तो इस वाक्य से लग रहा है कि अभी तो नहीं मिल रहे हैं, वर्क अभी नहीं चल रहा है, लेकिन आज शाम को 5 बजे वो कार्य होने जा रहा है. ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है. जैसे इस साल हम लोग एक कार खरीद रहे हैं. देखिए, ये भी फ्यूचर प्लान है.
अभी कार खरीदने का काम नहीं चल रहा है, हम दुकान पे नहीं पहुंच गए, लेकिन हम एक योजना बना लिए कि इस साल हम लोग एक कार खरीद रहे हैं। तो क्यों, ये फ्यूचर प्लान ही तो है। और तीसरी स्थिति ये है कि वर्क कई दिनों से चल रहा है। ध्यान से सुनेंगे, वर्क कई दिनों से चल रहा है लेकिन अभी नहीं चल रहा है, वर्तमान में नहीं चल रहा है। हाँ, भविष्य में चलेगा, चलता रहा, वर्तमान में वो जारी रहेगा, वो वर्क चलेगा। जैसे आजकल हम लोग मिल्टन पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग सब्जियां कम खा रहे हैं, मतलब इस समय की बात नहीं है, इस समय सब्जी खाने और न खाने की बात नहीं है। आजकल मतलब कुछ दिनों से पहले सब्जियों का सेवन हम लोग कम कर रहे हैं। तो वर्क इस समय तो नहीं हो रहा है, वर्क शुरू हुआ पहले से। आजकल हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इस समय इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इस समय नहीं पढ़ रहे हैं। तो वर्क कब शुरू हुआ, पहले। और इस समय कार्य शुरू नहीं है, बल्कि ये स्थिति बता रही है कि वर्तमान समय में कभी कभी ऐसा कार्य हो रहा है। तो 3 स्थितियां मैंने आपको बताया। ये तो सिचुएशंस हो गए। अब शॉर्ट में इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल आसान सा ट्रिक्स कैसे समझेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लक्षण क्या हैं। तो जब कोई सेंटेंस रहे और वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि दिया हो, तो आप तुरंत समझिएगा, बेहिचक तुरंत समझिएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात हो रही है। उदाहरण से, जैसे मैंने कहा रहा है, आप वह जा रहा है, रही है वह सो रही है, वह खेल रही है, वह पढ़ रही है। तो आ गया ना रही है, पढ़ रही है आ गया रही है। मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया। वे रो रहे हैं, तो रहे हैं। वे सब्जियां काट रहे हैं, रहे हैं। वे सूर्य को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये टेंस का लक्षण है और वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्टेप आता है कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। इसके लिए बिल्कुल साधारण वाक्य का रूल है, आसान सा रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नाउ अराइजेज, हाउ यू विल यूज व्हेन यू विल यूज इज, एम और आर। इज, एम और आर का प्रयोग हम कब करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, उसको मैंने कोष्टक में लिख दिया गया, ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। वो आपका नाम भी हो सकता है, वो मेरा नाम भी हो सकता है, आपके फादर का नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो कहीं भी ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम दिया हो, तो ऐसा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में आएगा तो आप सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, बहुवचन में कैसे, यू, वी, दिज, दोज, दे, कैट्स, डॉग्स, मंकीज, पेरेंट्स इट्सेट्रा, तो वहाँ पे आप सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। हो गया ना क्लियर, समझ में आया। अब चलें सवाल को हल किया जाए, ट्रांसलेशन शुरू किया जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, वाक्य आया, तो सबसे पहला काम आप टेंस को पहचानेंगे। रहा हूँ, रहा हूँ से पता लगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल, नॉट नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है उसे ही हम कर्ता अथवा सब्जेक्ट कहते हैं। बोलने का काम मैं कर रहा है, इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर उसके बाद इज एम आर। अभी मैंने आपको बताया कि आई के साथ एम लगाते हैं, तो आई एम। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? बोलना, SPEAKING, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम ING लगाते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अन्य एग्जाम्पल भी आप देखें किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल आसान सा है। बिल्कुल एक एक ट्रिक्स इसकी आप समझेंगे, एक एक बारीकी को आप समझेंगे। अगला देखें, जैसे वह एक गीत लिख रहा है। ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे वाक्य को देखेंगे कि सबसे अंत में टेंस पहचानेंगे, रहा है। तो रहा है हमारा बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद टेंस पहचानने के बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सिंपल है, क्यों? क्योंकि नॉट शब्द इसमें नहीं दिया है। रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ही। अब कहा गया इज एम आर, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम एक वचन है, और एक वचन के साथ अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि इज का प्रयोग होता है। तो हुई, इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना, तो WRIT और ING लग जाएगा, WRITING, राइटिंग। अब बचा क्या? कर्म। कर्म क्या है? एक गीत, अ सॉन्ग। हो गया। तो ही इज राइटिंग अ सॉन्ग। उसी तरीके से वह एक उपन्यास लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ नॉवेल। वह एक स्लोगन लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ स्लोगन। वह एक किताब लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक। बिल्कुल आसान सा है। आप अन्य उदाहरण भी अपने से स्वयं से हल कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखा जाए। लेट अस ट्राई टू टेक अनदर एग्जाम्पल। वे जा रहे हैं। ध्यान देंगे। तो सबसे पहला काम हम टेंस पहचानते हैं, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद रूल। टेंस क्या हुआ? रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने लिखा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं दिया है, तो सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पूछिए कौन जा रहा है? कौन। जब कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो कर्ता बाहर आता है। कौन जा रहा है? वे। दे मीन्स वे, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। क्यों? कि इज एम आर में से हम आर का प्रयोग इसलिए करेंगे कि दे हमारा बहुवचन है। यहाँ देखिए मैंने दर्शाया है, तो दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? गो, और ING इसमें जोड़ देंगे, तो दे आर गोइंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब अन्य एग्जाम्पल अपने से बनाएं। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे कूद रहे हैं, दे आर जंपिंग। वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। वे मुस्करा रहे हैं, दे आर स्माइलिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे बैठ रहे हैं, दे आर सिटिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हमारा, आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।
अब चलें निगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल आसान सा है, करना आपको कुछ नहीं है। यदि सिंपल सेंटेंस आपको मालूम है तो सहायक क्रिया इज एम आर के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आकर के मुख्य क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, इसीलिए सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप टेंस पहचानिएगा। पहला काम ये पहला वर्क है कि आप टेंस पहचानिए, दूसरा सेंटेंस पहचानिए। तो टेंस देन सेंटेंस। टेंस क्लियर हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया है तो निगेटिव। इसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। कर्ता कौन है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग, आई एम, और इज एम आर के बाद तुरंत नॉट। तीनों में से एक फाइनल हो चुका है, इज एम आर के बाद नॉट। एम का सिलेक्शन हमने किया था, अब नॉट। उसके बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया हमारी क्या है, जाना, गो, ing बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसलिए बंद करेंगे इसको। तो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना सिंपल सा, आई एम नॉट गोइंग। उसी तरह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। मैं नहीं कूद रहा हूँ, आई एम नॉट जंपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, आई एम नॉट स्माइलिंग। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल आप स्वयं बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, वह स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए, वह स्कूल नहीं जा रहा है। सबसे पहला काम मैंने बताया, आपको याद होगा, जी हाँ, सबसे पहले टेंस पहचानिए। टेंस पहचाना आपने, क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस के बाद मैंने क्या बताया, सेंटेंस पहचानिए। सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। रूल यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ इज एम आर लगाते थे उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, और बताया गया आपको ही, शी, इट, दिस, दैट, और किसी का नाम सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। और जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। ही इज़, यहाँ रूल मैंने लिखा है, ही हो गया, इज हो गया। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, जाना, जियो, गो, और ing लगा दिए। ही इज़ नॉट गोइंग। अब बचा क्या, स्कूल, टू स्कूल। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। हमारा सेंटेंस बन करके रेडी। दूसरा और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, वो खेत नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू द फील्ड। वह बाज़ार नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट। वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, इट्सेट्रा। और जो भी रहे, आप अन्य सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप परेशान भी नहीं होंगे और आपका ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। केवल सूत्र आप याद रखेंगे, इससे आपका बनाना बिल्कुल आसान। अगला उदाहरण ले लें, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखें, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये वाक्य हल करेंगे तो सबसे पहला काम मैंने बताया आपको टेंस, और दूसरा याद है सेंटेंस। तो पहला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस निगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा है, हम, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। और वी कौन वचन है,
यहाँ पे मैंने लिखा वी के साथ आर का प्रयोग। देखें तो सब्जेक्ट हो गया और ई जैम आर में से एक क्लियर हो गया आर, तो वी आर। फिर उसके बाद नॉट, तो वी आर नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ना, रीड, आर ई ए डी, क्या जुटेगा? आई एन जी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, हमेशा कैपिटल लेटर से, तो वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। अन्य वाक्य आप भी बना सकते हैं कि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग हिस्ट्री। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग संस्कृत। इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस फुल्ली क्लियर हो गया। अब चले हम हाउ टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने की भी एक ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स है, उसको क्यों ना पहले देख लिया जाए। तो चलें कैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। पहला रूल ये कहता है कि यदि किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई दिया रहे तो हम जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ई समाप्त हो जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा गया इस्माइल, SMILE। ये जितनी भी क्रियाएं आप देख रहे हैं, इस्माइल है, स्मोक है, स्वाइप है, राइट है, वाइप है, डांस है, इन्वोक है, ये जितनी भी क्रियाएं दी हैं सबके अंत में ई दिया हुआ है। आप ध्यान से देखें तो जब इन क्रियाओं के लास्ट में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई समाप्त हो जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा। अब जैसे इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे, एक उदाहरण देख लें तो होगा क्या? SMILING, ये जो ई था ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसी तरीके से स्मोक में जब जोड़ेंगे आईएनजी, SMOK, ई समाप्त हो जाएगा, ING। राइट में जब जोड़ेंगे ING तो WRIT, ई समाप्त हो जाएगा, ING। फिर वाइप में जोड़ेंगे WIPING। समझ में आ रहा है ना? फिर स्मोक में SMOK, ING। फिर स्वाइप में SWIPING। फिर डांस में DANCING, ई समाप्त हो जाएगा। फिर इन्वोक में, इन्वोक मीन्स आह्वान करना, किसी को बुलाना, कॉल करना, INVOKE। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो ई समाप्त हो जाएगा, INVOKING। तो ये था पहला रूल, पहला ट्रिक्स। अक्सर जब स्टूडेंट्स बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो सारा रूल लर्न होता है, उसके बाद जब ING लगाते हैं तो वही हेजिटेशन फील करते हैं। तो हमारा बताना फ़र्ज है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, यदि कोई वर्ब है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो और उस कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वावेल दिया हो, उदाहरण भी मैंने लिखा है जैसे रन, ये वर्ब है, ये क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और ये कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा है। यहाँ देखें पुट, PUT, पुट, टी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वावेल है यू। FIT, फिट, टी कॉन्सोनेंट है, आई वावेल है। फिर बिगिन देखें, BEGIN, एन कॉन्सोनेंट है, आई आपका वावेल है। स्विम देखें, SWIM, एम कॉन्सोनेंट है, आई क्या है? वावेल है। सिट, SIT, सिट, टी कॉन्सोनेंट है, आई क्या है? वावेल है। और शट, SHUT, शट मीन्स बंद करना, टी कॉन्सोनेंट है और यू क्या है? वावेल है। तो जब कभी ऐसी स्थिति है, ट्रिक में आप इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है, वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, अर्थात अंत में कॉन्सोनेंट, उसके जस्ट पहले वावेल। तो हम क्या करते हैं, जब ING जोड़ते हैं तो ये जो अंतिम लेटर होता है, अंतिम अक्षर होता है, ये डबल हो जाता है और फिर ING लगता है। अब उदाहरण देखें, रन दिया है, जब भी ING जोड़ेंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वावेल है, जब ING जोड़ेंगे तो RU और हमारा जो ये कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, RUNNING। उसी तरीके से पुट है तो PUTTING, FITTING। बिगिनिंग, BEGINNING,
एन फिर एन आई एन जी मतलब डबल एन। स्विमिंग जब आई एन जी जोड़ेंगे SWIMMING। सीटिंग में SITTING। शटिंग में SHUTTING। इसके कुछ अपवाद भी हैं जैसे ओपन और पार्डन। ओपन में भी यहाँ पे देखेंगे ये आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है और इसके जस्ट पहले वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सभी में वो रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, वो उसे ही हम अपवाद कहते हैं और इंग्लिश में उसको एक्सेप्शन कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में WRY, इसको राई पढ़ लीजिए, WRY, अगर किसी वर्ब के लास्ट में W दिया हो, R दिया हो, Y दिया हो और ING जोड़ना हो, उदाहरण के लिए SOW, देखिए W आया, सो GLOW, ग्लो FLOW, फ्लो BLOW, ब्लो BOW, बो। तो सभी वर्ब के लास्ट में W आया। फिर R दिया हो, PNTER, PLAY, Y मैंने लिखा है PLAY प्ले, SAY से, ENJOY इंजॉय। हालांकि इसके पहले वावेल हो या ना हो इससे लेना देना नहीं है, इस रूल का यहाँ पे पालन नहीं होगा, बल्कि सिंपली ING जुट जाएगा। जैसे यदि जोड़ेंगे हम सो में SOW में जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा SOWING। उसी तरह ग्लो में जब जोड़ेंगे GLOWING, यहाँ पे डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि WRY। याद करेंगे इसको, और कोई तरीका तो है नहीं। आप बार बार याद करेंगे और जब इसको कई बार यूज कर लेंगे तो आपके CPU है ना, ये कंप्यूटर है ना, इसमें हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। फिर आपको इस नियम को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बताया FLOWING, BLOWING ब्लोइंग, BOWING बोइंग, फिर एंटरिंग, प्लेइंग, सेइंग, इंजॉइंग। इसमें क्या होगा, सिर्फ ING बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रिक्स होती है, जब ING हम जोड़ते हैं तो क्या सावधानी है, क्या क्या रूल्स है, कौन कौन से ट्रिक्स हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब चलें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, हाउ टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य होगा, उसको किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। पहला जो स्टेप होता है, पहला जो प्रकार होता है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, और दूसरे प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन आप बनाएं, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसका इंग्लिश कभी नहीं लिखना है, बल्कि उसके स्थान पे हम उस टेंस की सहायक क्रिया को ही लाते हैं। जैसा कि यहाँ वाक्य दिया हुआ है, क्या वह बाजार जा रही है। यहाँ देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द पहले है, इसमें हम कभी भी क्या का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि उस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसी को हम लाएंगे। दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि इस प्रकार की प्रश्नवाचक वाक्यों का आंसर जो होता है, जो उत्तर होता है, हाँ और ना में हम दे सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरे पहले के वीडियो को देखें, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलें, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द पहले रहेगा तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल मैंने लिख दिया है। इज़, एम, आर में से एक पहले आप चुन लेंगे। आप पहले से जान चुके हैं
कि एक वचनकर्ता के साथ इज। अब एक वचनकर्ता क्या है, मैंने अभी बताया आपको, ही, शी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम एक वचन, आई करता रहेगा तो एम, और बहुवचन जब करता रहेगा अर्थात प्लूरल नंबर, यू, वी, दे, कैट्स, डॉग, दिस, दोज, वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। तो अब देखा जाए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट नहीं शब्द दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अब देखें सेंटेंस हमारा है क्या वह बाजार जा रही है, तो देखेंगे कि यह पहले टाइप वाला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले टाइप का मतलब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले ही दिया है, तो भूल करके भी हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता जाने का काम कौन कर रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी के बाद कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, नॉट, चूँकि वाक्य में दिया नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना। कोई भी कार्य जिस शब्द से इंगित होता है, पता चलता है, उसी शब्द को हम क्रिया कहते हैं। तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जुट जाएगा। अब बचा क्या, बाजार, ये हमारा कर्म हो गया। इसकी इंग्लिश लिखेंगे टू द मार्केट। अब हमारा ट्रांसलेशन बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से आप अन्य एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जा रही है, इज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वह हॉस्पिटल जा रही है, इज शी गोइंग टू द हॉस्पिटल। क्या वह नदी की तरफ जा रही है, इज शी गोइंग टू द रिवर बैंक, इट्सेट्रा। और भी आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले लें, क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अब इसको देखें, ये भी रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही हुआ। और यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है दैट इज़ इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में टाइप 1 है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले। तो कह रहा है कि सबसे पहले इज, एम, आर, इन तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार हम छाटेंगे। कर्ता कौन है, ध्यान से देखें इस वाक्य को, कर्ता हमारा आई है, क्योंकि करने का काम कौन कर रहा है, आई, मैं। तो सबसे पहले हम इज, एम, आर इस कर्ता के अनुसार चुनेंगे। आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए हम एम को पहले ही राइट करेंगे इस रूल के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी हमने देखा। फिर कह रहा है नॉट, ध्यान से देखेंगे, नॉट नहीं है। फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है करना, DOING, वर्ब में ING लग गया। फिर ऑब्जेक्ट अपना कार्य, तो आई चूँकि सब्जेक्ट है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा माई लगती है। आपने पढ़ा होगा ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, शी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई। और उसके बाद लिखा है वर्क, कार्य। आपका ट्रांसलेशन बन करके रेडी हो गया, एम आई डूइंग माई वर्क। यदि कहीं वाक्य ऐसा दिया है कि क्या मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे इस रूल में कि नॉट कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नेगेटिव आता है तो कर्ता के जस्ट बाद, कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो यदि कहीं यहाँ पे नॉट दिया हो, नहीं शब्द दिया हो, तो तुरंत आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ये पहले वाला जो वाक्य का ट्रांसलेशन बना है कि क्या वह बाज़ार जा रही है, इसमें यदि कहीं ऐसा वाक्य आता है कि क्या वह बाज़ार नहीं जा रही है, तो क्या करना है, इस सब्जेक्ट के बाद, शी सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट
लगाना है। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। कहीं पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो नेगेटिव में रहता है तो नॉट जब भी आएगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा। तो चलें, ये क्लियर हुआ। अब हम दूसरे टाइप का, जिसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दे सकते, जिसको हम कहते हैं WS टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल वाक्य के बीच में या फिर अंत में रहता है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो ऐसे वाक्यों को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी को पहले ला देते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट नॉट यदि रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। एक उदाहरण से समझें, तुम कहाँ जा रहे हो। यह जो वाक्य हमारा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल वाक्य के बीच में है, जो पूछने का काम कर रहा है, और वो जो पूछने वाला शब्द है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बिल्कुल बीच में है। इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वेयर का मतलब होता है कहाँ। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद कह रहा है इज एम आर। तो इज एम आर का निर्धारण कैसे करते हैं? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है हमारा? तुम, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। जो तुम करता है यह बहुवचन है अर्थात प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के लिए हमेशा सहायक क्रिया आर का ही प्रयोग करेंगे। तो वेयर आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर कह रहा है नॉट। देखेंगे कि इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं दिया है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ING हमको उसमें जोड़ देना है। ING जुड़ गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। वेयर आर यू गोइंग। अन्य एग्जाम्पल्स आप स्वयं बना सकते हैं। अगर आपको एक सेंटेंस की ट्रिक मालूम हो जाए तो दूसरे सेंटेंसेस को उसी टाइप के आप बना सकते हैं। जैसे तुम कहाँ खेल रहे हो, तो वेयर आर यू प्लेइंग। तुम कहाँ हंस रहे हो, वेयर आर यू लॉफिंग। तुम कहाँ शिकायत कर रहे हो, वेयर आर यू कंप्लेनिंग। तुम कहाँ बना रहे हो, वेयर आर यू मेकिंग। तुम कहाँ दौड़ रहे हो, वेयर आर यू रनिंग। और जब कभी नॉट लगाना हो तो मैंने आपको बताया कि करना कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 हो, चाहे प्रश्नवाचक शब्द पहले हो या प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, कभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि आपको नॉट का प्रयोग करना हो तो सीधे करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य आ जाता है तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तो यही होगा वेयर आर यू नॉट गोइंग। तुम कहाँ नहीं लिख रहे हो, तो वेयर आर यू नॉट राइटिंग। तुम कहाँ नहीं खेल रहे हो, वेयर आर यू नॉट प्लेइंग। इस तरह से आप अन्य वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हु वाले वाक्यों को भी देखा जाए, क्योंकि हु वाले वाक्य ऐसे हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल बीच में आ रहा है। जैसे तुमको कौन बुला रहा है, यहाँ पे कौन शब्द बीच में आया है। आम कौन खा रहा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में कौन दिया है। लेकिन ये पहले वाले रूल से थोड़ा सा भिन्न होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हु में ही हमारा अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट कोई और नहीं है। जो हु है, हु माने कौन, इसका जो भी आंसर मिलेगा इसी में हमारा सब्जेक्ट इंक्लूड है, छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हु, उसके बाद इज एम आर जो सहायक क्रिया है, इनमें से कोई एक छांट लेंगे। फिर यदि नॉट दिया है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अब जैसे कौन सो रहा है, अब यहाँ देखेंगे हम टेंस पहचान लेंगे, सेंटेंस पहचान लेंगे, फिर उसके बाद हम
उस सेंटेंस के टाइप में अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप में जाएंगे तो देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा हु से शुरू हो रहा है, हु वाला है, या सो कौन रहा है, दोनों, जा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, लिख कौन रहा है। तो कौन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, हु को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हु के बाद इज, एम, आर। अब देखेंगे सब्जेक्ट जो भी हमारा आएगा वो सिंगुलर आएगा, हु इज। क्यों? एक ही इसका उत्तर हो सकता है। अगर ये कहा जाता सो कौन रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हु इज, फिर उसके बाद कह रहा है नॉट, नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing, तो क्या है, सोना, SLEEPING। हु इज स्लीपिंग। अगर यही रहता कि कौन बाजार जा रहे हैं या कौन लोग बाजार जा रहे हैं तो क्या करेंगे। अब इससे ये पता लगता है कि हु तो दिया है लेकिन एक आदमी की बात नहीं कह रहा है, बल्कि कौन कौन लोग। कौन कौन लोग का मतलब एक से अधिक लोग। तो जब एक से अधिक आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हु के साथ हु तो लगाएंगे लेकिन जो भी हमारा उत्तर मिलने वाला है वह हमारा प्लूरल नंबर में मिलेगा, और जो हमारा सब्जेक्ट जो इंक्लूड होगा वो प्लूरल नंबर का होगा। तो वर्ब हमारी प्लूरल नंबर की लग जाएगी, हु आर गोइंग टू द मार्केट। इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। इससे ये पता लगता है सिर्फ एक व्यक्ति हमारा उत्तर मिलेगा हु का, अर्थात सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा जो अंडरस्टूड है, और इसमें पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा जो हु में इंक्लूड है वह उसका जो आंसर जो मिलेगा वह एक से अधिक मिलेगा। इसलिए हम इसको हु के साथ आर का प्रयोग किए हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसकी बारीकियों के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी दशाएं हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो देखने में यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लगते हैं तो भी भूल करके भी उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। इसलिए जब ऐसी क्रियाएं आती हैं तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है और भूल करके भी उनको कभी भी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये क्रियाएं प्रयोग में ही नहीं आती हैं। जैसे ऐसी क्रियाएं जिसमें इमोशंस, मन के भाव व्यक्त किए गए हों, तो ऐसी क्रियाओं में कभी भी आप वर्ब में ing अथवा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करते। कभी कभी इन्हें नॉन एक्शन वर्ड भी कहते हैं। नॉन एक्शन वर्ब अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसमें कार्य नहीं होता है। अब देखें कहीं पर भी सी मीन्स होता है देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स सूंघना, टेस्ट माने स्वाद का पता लगना, अपीयर मीन्स प्रकट होना, लुक मीन्स दिखाई देना अथवा देखना, सिम मीन्स प्रतीत होना, वांट मीन्स चाहना, विश मीन्स इच्छा प्रकट करना, डिजायर मीन्स भी इच्छा प्रकट करना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, होप मीन्स आशा करना, डाउट मीन्स संदेह करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, डिसबिलीव मीन्स अविश्वास करना, थिंक मीन्स सोचना, सपोज मीन्स मानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, एग्री मीन्स सहमत होना, कंसीडर मीन्स मानना, फिर रिमेंबर मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूलना, नो मीन्स जानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मीन मीन्स मतलब होना, माइंड मीन्स ध्यान देना, हैज़ हैव तो ये पजेसिव में प्रयोग होता है, कंटेन मीन्स रखना, कंसिस्ट ऑफ माने से जुटा होना अथवा का होना, से पूरा होना, अबहोर मीन्स घृणा करना, बिलोंग मीन्स से संबंधित होना,
नोटिस मीन्स किसी को ध्यान से देखना, किसी चीज़ पे ध्यान देना। तो जब भी ये क्रियाएं रहेंगी, भूल करके भी इनको किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लें, मैं देख रहा हूँ। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो सब कोई यही कहेगा कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सी मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन कभी भी हम इनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं, बल्कि हम हैं के अनुसार, था थी ते के अनुसार, गागी गे के अनुसार उसके हम इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यदि ये था है अर्थात पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। आपके समझ में आ गया होगा कि इन क्रियाओं का प्रयोग हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। किस में बनाएंगे? चूँकि है प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको आप देख सकते हैं। इसमें आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आई बहुवचन है, इसलिए केवल क्रिया का फर्स्ट पार्ट, क्रिया वही जिसके कारण आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, अर्थात सी। तो आई सी हो गया। अब इसको अगर आप ये बना देते हैं आई एम सीइंग, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य, वह भूतों में विश्वास कर रही है। देखें, तो विश्वास करना बिलीव है, मैंने इस लिस्ट में लिखा है बिलीव और डिसबिलीव। विश्वास करना, इसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे, चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है शी, वह स्त्री है, इसलिए शी का प्रयोग हुआ। अब चूँकि एक वचन करता है, इसलिए हम क्रिया में एस अथवा ईएस जोड़ देंगे। शी बिलीव्स। अब बचा क्या हमारा? भूतों में, इन गोस्ट्स। ट्रांसलेशन बन गया। तो आपने देखा होगा कि लिख तो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ऐसी क्रियाएं जहाँ पे रहेंगी जो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहें तो याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा मौजूद रहे। तो इन क्रियाओं में कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नहीं करते। अगला सेंटेंस, मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है एग्री और डिसएग्री, सहमत होना और असहमत होना। ध्यान से देखेंगे तो यदि बिलीव है तो डिसबिलीव है, यदि लव है तो हेट भी है, मतलब उसका अपोजिट वर्ब भी है। मैंने ये ट्रिक्स ये बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। अब एक वाक्य है, मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ। एग्री मीन्स सहमत होना। देखने से जब आप इस वाक्य को देख रहे हैं तो लग रहा है बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमारी क्रिया एग्री, AGREE। एस या एस इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो आई एग्री। अब उसके बाद है आपसे, विथ यू। जब भी कभी एग्री वर्ड आए, एग्री क्रिया आए, और उसके बाद कोई हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई सजीव दिया हो, तो हम हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आई एग्री विद यू, आई एग्री विद हर, आई एग्री विथ राम, आई एग्री विद श्याम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो आपको एक एक बारीकी इसका बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो गया। मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ, आई एग्री विद यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आपको पूर्णतया क्लियर होगी। एक एक कॉन्सेप्ट इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताने की कोशिश किया है, और आई होप कि यह पूर्ण रूप से आपके समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं एक्सरसाइज भी दे दूंगा और उसका आंसर भी दे दूंगा। पहले आप अपने मन से विदाउट चीटिंग आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को हमारे आंसर से मिला लेंगे। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न पूछना नहीं भूलेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इसके बाद की वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।